31 दिसंबर 2007 सोमवार का दिन था और केरल के मल्लपुरम जिले का छोटा सा कस्बा चेलेम्ब्रा अपनी रोज की रफ्तार में चल रहा था। मार्केट में हलचल थी, लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए थे और संडे की छुट्टी के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी पूरे जोश में ड्यूटी पर लौट रहे थे। सुबह करीब 9:30 बजे साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक के कर्मचारी भी ब्रांच पहुंच जाते हैं। रोज की तरह बैंक के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ था और सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन जब बैंक ऑफिसर के राधाकृष्णन ताला खोलकर बैंक के अंदर कदम रखते हैं तो माहौल अचानक बदल जाता है। उनकी नजर बंद स्ट्रांग रूम के दरवाजे पर बिखरी धूल पर पड़ती है और उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है। अगले पल जैसे ही स्ट्रांग रूम का दरवाजा खोला जाता है तो अंदर का नजारा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अंदर लॉकर्स टूटे हुए थे और उनमें रखा सारा माल गायब था। बैंक कर्मचारियों को समझ नहीं आ रहा था कि जब बाहर हर दरवाजा बंद था, हर ताला अपनी जगह सलामत था, तो आखिर इतनी सुरक्षित जगह के अंदर चोरी कैसे हो गई। लेकिन तभी उनकी नजर स्ट्रांग रूम के एक कोने में फ्लोर पर पड़ती है और वो देखते ही उनके होश उड़ जाते हैं। बैंक के फ्लोर पर एक बड़ा सा होल हो रखा था जो सीधे ग्राउंड फ्लोर पर बने एक रेस्टोरेंट तक जाता था। यानी चोर दरवाजे से नहीं बल्कि बैंक के फ्लोर को तोड़कर नीचे से अंदर घुसे थे। जल्दी ही नुकसान का अंदाजा लगाया जाता है और जो सामने आता है वो पूरे देश को हिला देता है। चोरों ने बैंक से 80 किलो सोना और 25 लाख रुपए कैश लूट लिया था। उस समय उस सोने की कीमत करीब 8 करोड़ रुपए थी, जिसकी वैल्यू आज के हिसाब से 110 करोड़ रुपए से ज्यादा की बनती है। ये इंडिया की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी थी जिसने केरल के इस छोटे से कस्बे चेलेम्ब्रा को अचानक पूरे भारत में चर्चा का केंद्र बना दिया। तो आइए जानते हैं चेलेम्ब्रा बैंक रॉबरी की पूरी कहानी। आखिर चोरों ने कैसे एक रेस्टोरेंट की छत को बैंक में घुसने का रास्ता बनाकर भारत की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी को अंजाम दिया। आखिर वो चोर कौन थे और कैसे उन्होंने चोरी के बाद भी पुलिस को गुमराह कर उसके होश उड़ा दिए। और आखिर बॉलीवुड की वो कौन सी मूवी थी जिससे इंस्पिरेशन लेकर चोरों ने ये बैंक रॉबरी की। चेलेम्ब्रा बैंक रॉबरी की कहानी चेलेम्ब्रा से करीब 236 किलोमीटर दूर कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में रहने वाले शख्स जोसेफ से शुरू होती है। जोसेफ जब काफी छोटा था तभी उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी। जोसेफ की 2 बड़ी बहनें भी थी और मरने से पहले उसके पेरेंट्स ने दोनों बहनों की शादी करवा दी थी। जोसेफ के पेरेंट्स की मौत के बाद उसके दोनों जीजाओं ने उसकी सारी संपत्ति हड़प ली। इसके बाद जोसेफ गलत संगत में पड़ गया और कम उम्र से ही चोरियां करने लगा। जब वो केवल 18 साल का था तब एक बार वो चोरी करते पकड़ा गया और उसे 1 साल के लिए जेल की हवा खानी पड़ी। जेल से निकलने के बाद भी वो नहीं सुधरा और आगे भी चोरी करने में लगा रहा। जल्द ही उस पर चोरी के 1 दर्जन से ज्यादा केसेस दर्ज हो गए और उसे कई बार जेल जाना पड़ा। इस दौरान वो 2 बार जेल अथॉरिटी को चकमा देकर जेल से फरार भी हुआ, लेकिन फिर से उसे 1996 में पकड़ लिया गया और इस बार उसे सिक्योर मानी जाने वाली वियूर सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया। इस जेल में उसकी मुलाकात शिबू और सैनू से हुई, जो चोरी के दूसरे मामले में इस जेल में बंद थे। जल्दी ही तीनों पक्के दोस्त बन गए। तीनों में जोसेफ की ज्यादा चलती थी और वो शिबू और सैनू को अपनी चोरियों और पुलिस से बार बार बच निकलने की कहानी सुनाकर खूब वाहवाही बटोरता। जोसेफ ने उन्हें एक बार बताया कि उसकी जिंदगी का सपना है कि वो एक इतनी बड़ी रॉबरी करे कि जिसके बाद उसे कभी कोई चोरी ना करनी पड़े और वो मजे से आलीशान जिंदगी जी सके। शिबू और सैनू उससे और उसके सपने से काफी इंप्रेस्ड हुए और उन्होंने वादा किया कि वो इसमें उसका साथ देंगे। कुछ साल बाद तीनों को बेल मिल गई और उसके बाद तीनों ने मिलकर कई क्राइम्स किए। उन्होंने कभी गाड़ियों की चोरी की तो कभी गांजा बेचा। इस दौरान पुलिस की नजरों से बचने के लिए शिबू और जोसेफ संतवनम नाम के एक ट्रस्ट में नौकरी भी करते रहे। हालांकि कुछ समय बाद एक रोड एक्सीडेंट में शिबू बुरी तरह घायल हो गया और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। जॉब खोने के बाद शिबू कोरिकोड लौट गया और अपने एक खास दोस्त राधाकृष्णन के घर रहने लगा। जल्दी ही वो राधाकृष्णन के परिवार से घुल मिल गया और उसकी राधाकृष्णन की पत्नी कनकेश्वरी से भी अच्छी दोस्ती हो गई। इधर जोसेफ संतवनम में ही नौकरी करता रहा और इस बीच उसने अनीता एंटनी नाम की एक लड़की से शादी कर ली। जोसेफ बाहर से भले ही एक आम जिंदगी जी रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने बड़े खेल की बिसात तैयार कर रहा था। इसके लिए उसने बड़ी चालाकी से अपनी पत्नी अनीता से भी अपनी असली पहचान छुपा ली थी और उसे अपना नाम तक गलत बताया था। उसने उसे अपना नाम जेसन बताया और मैरिज सर्टिफिकेट में भी इसी नाम का इस्तेमाल किया और अपनी पत्नी का सरनेम अडॉप्ट करके वो जोसेफ से जेसन एंटनी बन गया। इस तरह
वो अपने दोस्तों के लिए जोसेफ था, लेकिन अपनी पत्नी अनीता और उसके रिलेटिव्स के लिए वो जेसन था। दो नाम के पीछे उसकी गहरी चाल छिपी थी और आगे ये नाम उसके बड़ी रॉबरी के सपने में काफी हेल्पफुल साबित होने वाला था। जोसेफ को अब ये कम पैसों वाली नौकरी और सीधी जिंदगी से नफरत होने लगी थी और वो जल्द से जल्द बड़ी चोरी करना चाहता था जो उसे एक ही झटके में करोड़पति बना दे। ऐसे में उसने आइडिया के लिए देश विदेश की रॉबरी की फिल्में देखनी शुरू कर दी। इसी कड़ी में उसने एक दिन बॉलीवुड फिल्म धूम देखी, जिसमें जॉन अब्राहम एक कैसीनो की छत में छेद करके उसे लूट लेता है। बस फिर क्या था, तुरंत जोसेफ के दिमाग में ये आइडिया हिट कर गया और उसने तय कर लिया कि वो किसी बैंक में जॉन अब्राहम की तरह छेद करके एक बड़ी रॉबरी को अंजाम देगा। जल्दी ही वो अपनी इस प्लानिंग में अपने सबसे अच्छे दोस्त शिबू को शामिल कर लेता है। इसके बाद दोनों टारगेट की तलाश में निकल पड़ते हैं। दोनों जल्दी ही आसपास के इलाके में कई छोटे बड़े बैंकों की रेकी करते हैं और आखिरकार अक्टूबर 2007 में उनकी तलाश चेलम्बरा की साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक पर आकर अटक जाती है। ये बैंक उनके लिए सबसे अच्छा टारगेट था। एक तो रात को इस बैंक की रखवाली के लिए कोई गार्ड नहीं रहता था और दूसरा ये बैंक बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर मौजूद था, जिसके ठीक नीचे सुहाइमा नाम का एक रेस्टोरेंट था। जोसेफ को पता चलता है कि इस रेस्टोरेंट का ओनर मोइदीन कुट्टी लॉस के कारण इस रेस्टोरेंट को बंद करना चाहता है। बस यही जोसेफ को अपना मौका दिख जाता है। वो तुरंत फैसला करता है कि यही वो बैंक है जो उसके सपने को साकार करेगा। वो प्लान बनाता है कि सबसे पहले वो इस रेस्टोरेंट को किराए पर लेगा और फिर रेस्टोरेंट की छत में बड़ा सा सुराख करके सीधा बैंक को लूट लेगा। प्लानिंग के बाद जोसेफ रेस्टोरेंट के मालिक मोइदीन कुट्टी और बिल्डिंग के ओनर कुनहीद कुट्टी हाजी से मुलाकात कर रेस्टोरेंट को रेंट पर लेने की डील करता है। मोइदीन कुट्टी को रेस्टोरेंट बंद करने की जल्दी थी, इसलिए बिना ज्यादा सवाल जवाब किए उसे रेस्टोरेंट 50,000 की सिक्योरिटी मनी और 300 रुपए पर डे के रेंट पर 2 साल के लिए किराए पर दे दिया जाता है। रेस्टोरेंट किराए पर लेने के बाद जोसेफ अगली चाल चलता है। वो मोइदीन कुट्टी से रेस्टोरेंट के सारे किचन इक्विपमेंट्स खरीद लेता है और बाकी सामान कुनहीद कुट्टी हाजी के जानकारों से जुटा लेता है। इसके बाद वो रेस्टोरेंट के बाहर एक बोर्ड लगा देता है जिस पर बाकायदा ये लिखा था कि अंदर रेनोवेशन का काम चल रहा है और रेस्टोरेंट की ओपनिंग 8 जनवरी 2008 को होगी। ये उसका इतना शातिराना प्लान था कि आसपास के लोगों को यही लग रहा था कि ये बंद होने वाला रेस्टोरेंट अब फिर से शुरू होने वाला है। ऊपर मौजूद बैंक के कर्मचारी भी खुश थे कि अब नीचे नया रेस्टोरेंट खुलेगा जहां वो लंच ब्रेक के लिए जा सकेंगे, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ कितनी बड़ी प्लानिंग चल रही थी। जोसेफ इतना शातिर था कि उसने अपनी पत्नी की तरह मोइदीन कुट्टी और कुनहीद कुट्टी हाजी को भी अपना नाम गलत बताया। उसने इस बार अपना नाम बाबू बताया था और अपना एड्रेस भी गलत दिया था। इस तरह वो अपने दोस्तों के लिए जोसेफ था, अपनी पत्नी और उसके रिलेटिव्स के लिए जेसन था और चेलम्बरा बैंक के आसपास के लोगों के लिए बाबू था। नामों का ताना बाना बुनने के बाद जोसेफ अपनी अगली चाल चलता है। वो शिबू के साथ मिलकर रेस्टोरेंट की छत को काटने के लिए अलग अलग दुकानों से गैस कटर, ड्रिलिंग मशीन और मार्बल कटर खरीदता है। इस दौरान दोनों रेस्टोरेंट की छत को कमजोर करने के लिए 8 थोटा डायनामाइट्स भी परचेज करते हैं जो लो लेवल एक्सप्लोजिव होते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक सिल्वर कलर की मारुति जैन कार भी खरीदी जिस पर उन्होंने फेक नंबर प्लेट लगा दी। चूंकि बैंक रॉबरी करना और फिर उनसे मिले पैसों को ठिकाने लगाना कोई आसान काम नहीं था, इसलिए जोसेफ और शिबू अपने इस प्लान में राधा कृष्णन और उसकी पत्नी कनकेश्वरी को भी शामिल कर लेते हैं। जोसेफ का प्लान था कि वो 29 दिसंबर 2007 को अपनी चोरी को अंजाम देगा। इसके पीछे वजह यह थी कि एक तो उस दिन सैटरडे था और अगले दिन संडे को बैंक बंद रहने वाला था, और दूसरी बात यह कि उस दिन चेलम्बरा में एक मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला था। केरला में मंदिरों का उद्घाटन काफी धूमधाम से होता है और लोग जुलूस निकालकर खूब पटाखे फोड़ते हैं। उस दिन नाच गाने का काफी शोर शराबा होता है, इसलिए 29 दिसंबर 2007 का ही दिन फिक्स किया जाता है। जैसे ही 29 दिसंबर की शाम होती है, जोसेफ, राधा कृष्णन, कनकेश्वरी और शिबू सभी जरूरी सामान के साथ मारुति जैन कार से रेस्टोरेंट तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद सभी रेस्टोरेंट की छत में छेद करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान सभी ने अपने हाथों में रबर ग्लव्स पहन रखे थे ताकि एक भी फिंगरप्रिंट पुलिस को ना मिल सके। जोसेफ इस दौरान रेस्टोरेंट की छत पर चौक से 1-1 फुट की दूरी पर निशान मार्क करता है और उन निशानों पर छोटे छोटे 8 छेद बनाकर उनमें 8 थोटा डायनामाइट फिक्स कर देता है। जैसे ही मंदिर उद्घाटन का जुलूस बैंक के पास से गुजरता है, जोसेफ उनमें आग लगा देता है। कुछ ही सेकंड्स बाद वहां एक के बाद एक 5 जोरदार धमाके होते हैं, लेकिन इससे रेस्टोरेंट की छत को हल्का नुकसान ही होता है।
3 थोटा डायनामाइट्स फुस हो गए थे, जिस वजह से काम पूरा नहीं हो पाया था। प्लानिंग फेल होने की आशंका से चारों के पसीने छूट रहे थे, लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए अगले ही पल जोसेफ मार्बल कटर निकालता है और रेस्टोरेंट की छत को काटने लगता है। उसके बाद बाकी के लोग भी बारी बारी से आधी रात तक लगातार मार्बल कटर से रेस्टोरेंट की छत को काटते रहते हैं। रात 4 बजे तक बैंक में घुसने लायक एक बड़ा होल हो चुका था, इसलिए बिना एक पल गवाए जोसेफ उस होल से बैंक में घुस जाता है। उन लोगों की प्लानिंग इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने होल एग्जैक्ट बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम में किया था। इसके बाद जोसेफ जल्द ही स्ट्रॉन्ग रूम में रखे 2 लॉकर्स का ताला काट देता है। लॉकर्स का दरवाजा खुलते ही उसकी नजर उसमें रखे हजारों सोने के पैकेट और लाखों रुपयों पर पड़ती है। ये देखकर उसके थके शरीर में एक नई ताकत आ जाती है और वो तुरंत बिजली की रफ्तार से उस लॉकर में रखे करोड़ों के सोने के गहने और लाखों रुपए के नोटों को बोरों में भरने लगता है। देखते ही देखते वो गोल्ड ज्वेलरी और कैश से 4 बोरे भर लेता है और उन्हें होल के जरिए रेस्टोरेंट में नीचे खड़े अपने साथियों को पकड़ा देता है। सुबह के 5 बज रहे थे और तेजी से रात का अंधेरा छट रहा था। दिन के उजाले में पकड़े जाने का डर था, इसलिए चारों जल्दी जल्दी उस लूटे हुए माल को अपनी कार में रख देते हैं। इसके बाद रेस्टोरेंट छोड़ने से पहले जोसेफ सफेद मार्बल पर जमी धूल पर उंगली से जय माओ लिख देता है, ताकि आगे पुलिस इस रॉबरी की जांच नक्सलियों के एंगल से करती रहे और वो आसानी से सारा गोल्ड बेच सके। इसके बाद चारों अपनी कार में सवार होकर वहां से तुरंत फरार हो जाते हैं। इस तरह 4 चोर चिलम्बरा की ग्रामीण बैंक से 80 किलो सोना और करीब 25 लाख रुपए कैश की चोरी कर फरार हो जाते हैं और इसकी किसी को भी कानो कान खबर तक नहीं लगती। अगले दिन जब बैंक एम्प्लॉय चिलम्बरा की साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक पहुंचते हैं और स्ट्रॉन्ग रूम में रखे दोनों लॉकर्स में रखा 80 किलो सोना और 25 लाख रुपए गायब पाते हैं, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यह आसपास के 10 गांवों के बीच इकलौता बैंक था और इस बैंक में इन्हीं गांवों के लोगों का पैसा और सोना जमा था। इसलिए जैसे ही आसपास के लोगों को रॉबरी का पता चलता है, वो बैंक को घेर लेते हैं और जमकर हंगामा करने लगते हैं। जल्दी ही एक खबर मीडिया को लगती है और हर न्यूज चैनल पर इसी बैंक रॉबरी की कहानी फ्लैश होने लगती है, जिससे तुरंत ये बैंक रॉबरी पूरे देश में सुर्खियां बटोरने लगती है। ये उस समय देश की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी थी और इससे पहले किसी बैंक से इतनी बड़ी चोरी नहीं हुई थी। यही वजह थी कि पुलिस के ऊपर जबरदस्त प्रेशर था। जल्द ही एसपी पी विजयन और डीएसपी के इब्राहिम के नेतृत्व में सर्कल इंस्पेक्टर्स विक्रमन और एमपी मोहन चंद्रन, एसआई अनवर हुसैन और दर्जनों कांस्टेबल्स की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है। चूंकि बैंक के फ्लोर से नीचे रेस्टोरेंट की तरफ साफ एक बड़ा होल दिख रहा था, इसलिए पुलिस उस रेस्टोरेंट की अच्छे से जांच करती है। पुलिस को रेस्टोरेंट के बाहर 8 जनवरी 2008 तक इस रेस्टोरेंट के बंद होने का एक बोर्ड दिखता है। ऐसा लग रहा था कि वो बोर्ड उन सभी की हालत का मजाक बनाकर हंस रहा हो। इसके बाद जब पुलिस अंदर जाती है तो उन्हें रेस्टोरेंट के कैश काउंटर पर मलयालम में जय माओ लिखा दिखता है, जिससे वो ये मान बैठते हैं कि रॉबरी नक्सलियों ने की होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के नक्सलवादी चाइनीज डिक्टेटर माओ जेडोंग से इंस्पायर्ड थे, इसलिए उन्हें माओवादी भी कहा जाता था। पुलिस को रेस्टोरेंट से चप्पल की एक जोड़ी, लॉकर का एक हैंडल, एक आयरन रॉड, कुछ कॉटन स्वॉब्स, 2-3 रस्सियां और 3 लो लेवल डायनामाइट स्टिक्स मिलते हैं। लेकिन चोरों की चालाकी की वजह से पुलिस को वहां से एक भी फिंगरप्रिंट नहीं मिलता, जिससे पुलिस को इतना तो अंदाजा हो गया था कि इस केस को सुलझा पाना आसान नहीं होगा। इसके बाद पूछताछ का दौर शुरू होता है। पुलिस सबसे पहले सभी बैंक एम्प्लॉयज से लंबी पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को उनसे कुछ भी हाथ नहीं लगता। इसके बाद पुलिस बिल्डिंग ओनर कुनहीद कुट्टी हाजी और रेस्टोरेंट के पुराने ओनर मोइदीन कुट्टी से पूछताछ करती है। उनसे पता चलता है कि कुछ दिन पहले बाबू नाम के आदमी ने 50,000 रुपए की सिक्योरिटी और 300 रुपए पर डे के रेंट पर यह रेस्टोरेंट लिया था। कुनहीद कुट्टी हाजी बाबू द्वारा दिए गए एडवांस रुपए भी पुलिस को सौंप देते हैं, लेकिन पुलिस जब उनसे बाबू का मोबाइल नंबर पूछती है तो उनके पास उसका नंबर तक नहीं होता। हालांकि वो पुलिस को बाबू का हुलिया जरूर बताते हैं। बाबू हमेशा एक ब्लैक कैप पहनता था और उसका लोअर लिप बिल्कुल पाकिस्तानी बॉलर सोहेल तनवीर की तरह था। पुलिस को उनसे उसकी सिल्वर कलर की मारुति ज़ेन कार के बारे में भी पता चलता है, लेकिन जब उस कार के नंबर की जांच की जाती है तो वो फर्जी निकलता है। इस दौरान कुनहीद कुट्टी हाजी पुलिस को एक ऐसे शख्स के बारे में बताता है जो इस केस की सबसे अहम कड़ी साबित होने वाला था। दरअसल बाबू यानी जोसेफ रेस्टोरेंट में शवारमा ग्रिल लगाना चाहता था और इसके लिए कुनहीद कुट्टी हाजी ने उसकी मुलाकात अपने दोस्त के बेटे शहबाज से करवाई थी। हालांकि शहबाज ने डील की जिम्मेदारी अपने ड्राइवर उस्मान को सौंप
दी थी। ऐसे में पुलिस उस्मान से भी लंबी पूछताछ करती है और पुलिस को उससे ठोस लीड मिलती है। उस्मान पुलिस को बाबू का मोबाइल नंबर देता है और ये भी बताता है कि बाबू किसी दूसरे फोन का इस्तेमाल भी करता था, जिससे एक बार वो उसके सामने अपनी पत्नी से बात कर रहा था। यही से पुलिस को केस में पहली बड़ी ब्रेक थ्रू मिलती है और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने का रास्ता नजर आता है। इस तरह पुलिस के पास अब बाबू का हुलिया, उसका मोबाइल नंबर और उसके द्वारा दिए गए नोटों का सीरियल नंबर, ये 3 मजबूत क्लूज थे। इन तीनों के सहारे पुलिस को यकीन था कि अब वो बहुत जल्द इस रॉबरी के पीछे छिपे लोगों तक पहुंच जाएगी, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये केस उनकी रातों की नींद हराम कर देने वाला था। इसी दौरान हर न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर में एक खबर चल रही होती है कि चिलम्बरा बैंक रॉबरी को नक्सलियों ने अंजाम दिया है और पुलिस उन नक्सलियों को पकड़ने में लगी हुई है। जोसेफ और उसके दोस्त इन खबरों को किसी सुरक्षित ठिकाने पर छिपकर बड़े मजे से देख रहे होते हैं। जोसेफ को अपनी इस चाल पर बड़ा गुरूर हो रहा था और वो पुलिस की इस गलतफहमी पर खूब हंसता है। वो खुद को इस दुनिया का सबसे शातिर इंसान समझ बैठता है और सोचता है कि पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच सकेगी। इसी गुमान में वो शिबू के साथ मिलकर चोरी किए सोने को बेचने और चोरी में इस्तेमाल किए गए टूल्स को ठिकाने लगाने में जुट जाता है। वो लोग सबसे पहले सभी टूल्स को कोरापुजा नदी में फेंक देते हैं। इसके बाद दोनों कुछ गोल्ड को बेचकर अपने दोस्त सैनू, जिससे वो वियूर सेंट्रल जेल में मिले थे, उसकी मदद से 32 लाख में बेंगलुरु में एक फ्लैट, एक टोयोटा इनोवा कार और कुछ अन्य प्रॉपर्टी खरीदते हैं। इधर पुलिस इन चोरों को पकड़ने के लिए दिन रात एक कर रही होती है। आई विटनेसेस से मिली इन्फॉर्मेशंस के आधार पर बाबू का स्केच तैयार करवाकर आसपास के पुलिस स्टेशंस, न्यूज़पेपर्स और न्यूज चैनल्स में भेज दिया जाता है ताकि कहीं से भी चोरों के बारे में जानकारी मिल सके। इस दौरान नोटों के सीरियल नंबर से पुलिस को कोई खास मदद नहीं मिलती, लेकिन मोबाइल नंबर पुलिस के लिए क्रूशियल साबित होता है। पुलिस को पता चलता है कि जिस नंबर से बाबू ने उस्मान से कांटेक्ट किया था वो फेक था। ये एक सेकंड हैंड रिलायंस CDMA फोन था जिसमें किसी सिम की जरूरत नहीं पड़ती थी। उस्मान से पुलिस को पहले ही यह पता चल चुका था कि बाबू एक दूसरा नंबर भी इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए पुलिस उसके पहले नंबर को आधार बनाकर उन इलाकों के मोबाइल टावर के डंप डेटा की मदद से उसके दूसरे मोबाइल नंबर को खोजने में लग जाती है। दरअसल हर मोबाइल सिम सिग्नल के लिए आसपास के किसी न किसी मोबाइल टावर से लगातार कनेक्ट होता रहता है और ये टावर्स अपने दायरे में आने वाले सभी नंबर्स का रिकॉर्ड रखते हैं। इसी डेटा को एनालाइज करके पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही थी कि बाबू का दूसरा नंबर कौन सा है और वो किन किन जगहों पर एक्टिव रहा है। लेकिन ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि इसके लिए पुलिस को लाखों नंबर और लाखों कॉल्स को खंगालना था। एक तरफ जहां पुलिस की एक टीम बाबू के दूसरे नंबर को खोजने में लगी हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस की दूसरी टीम लोगों से मिली सूचना के आधार पर जगह जगह छापेमारी कर बाबू को ढूंढने में लगी हुई थी। इस दौरान पुलिस को खबर मिलती है कि कुछ चोर हैदराबाद के डेक्कन रेजिडेंसी में छिपे हुए हैं, लेकिन जब पुलिस वहां छापेमारी करती है तो वहां उन्हें कोई नहीं मिलता। लेकिन वहां से पुलिस को करीब 1 किलो सोना मिलता है। साथ ही एक न्यूज़पेपर मिलता है जिस पर रेस्टोरेंट सुहाइमा के स्टाइल में जय माओ लिखा हुआ था। पुलिस का यकीन अब और बढ़ जाता है कि इस चोरी के पीछे नक्सली है। लेकिन इस दौरान इस इन्वेस्टिगेशन के हेड SPP विजयन की हैदराबाद पुलिस के एक ऑफिसर से मुलाकात होती है जो पहले कई नक्सलाइट ऑपरेशंस का हिस्सा रह चुके थे। वो बताते हैं कि नक्सली कभी भी ऐसे नारे नहीं छोड़ते। उन्हें पूरा यकीन था कि ये बैंक लूटने वालों की चाल है जो पुलिस को भटकाना चाहते हैं। यही वो पल था जब पहली बार मल्लापुरम पुलिस इस केस को नक्सलाइट एंगल से इन्वेस्टिगेट करना बंद कर देती है और अपना पूरा फोकस डंप डेटा पर लगाती है। हालांकि P विजयन बड़ी चालाकी से मलयाली न्यूज़पेपर्स में अब भी उनकी जांच नक्सली एंगल पर चलने की बात छपवा देते हैं ताकि रॉबर्ट्स ये जानकर बेफिक्र हो जाए कि पुलिस अब भी नक्सलियों को ही इस रॉबरी का दोषी मान रही है। यानी पहले जोसेफ पुलिस के साथ खेल रहा था और अब पुलिस उसके साथ खेल रही थी और उसे उसी के जाल में फंसाकर दबोचने वाली थी। इस तरह फरवरी 2008 आ चुका था और चोरी हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका था। इतने दिनों में पुलिस ने करीब 45 लाख कॉल्स में से 63 सस्पिशियस कॉल्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया था, जिनका बाबू के दूसरे नंबर के साथ कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता था। 19 फरवरी को पुलिस उस नंबर तक भी पहुंच जाती है जो चोरी वाले दिनों में चिलम्बरा, वेंगारा और कुटिकट्टूर की लोकेशंस पर बाबू के पहले नंबर के साथ एक्टिव था। आगे की जांच में पता चलता है कि ये नंबर VT जोसेफ के नाम पर रजिस्टर्ड है और वो लगातार इस नंबर से अनीता नाम की एक महिला से बात करता है। पुलिस
पुलिस अंदाजा लगाती है कि जोसेफ ही बाबू है, लेकिन वो इसकी कंफर्मेशन के लिए और छानबीन करती है। उस नंबर की कॉल रिकॉर्ड्स में पुलिस को पीरूमेडु पुलिस स्टेशन के एक कांस्टेबल अमृतराज का नंबर मिलता है, लेकिन जब पुलिस बाबू के बारे में अमृतराज से पूछताछ करती है तो वो बताता है कि ये नंबर उसके पुराने पड़ोसी जेसन का है। पहले से ही नामों के जाल में उलझी पुलिस एक और अलग नाम सुनकर और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन जैसे ही अमृतराज ये बताता है कि उसकी पत्नी अमृता और जेसन की पत्नी अनीता अच्छे दोस्त है, तो पूरी पजल धीरे धीरे साफ होने लगती है। अब पुलिस के लिए अनीता एक कॉमन कड़ी थी जो जोसेफ से लगातार बातचीत कर रही थी और अमृतराज के अनुसार उसके पड़ोसी जेसन की पत्नी भी थी। इस तरह पुलिस बाबू के नामों के तिलिस्म को तोड़ने में सफल रहती है और उन्हें यकीन हो जाता है कि बाबू, जेसन और जोसेफ ये सब एक ही आदमी के नाम है और वही असली चोर है जिसने पुलिस को गुमराह करने के लिए ये सारा खेल रचा है। पुलिस को यह भी पता चलता है कि जेसन अब अपनी पत्नी के साथ कोरिकोड में एक रेंट के घर में रह रहा है और अनीता 2 महीने बाद मां बनने वाली है। इसके बाद पुलिस जोसेफ के कॉल रिकॉर्ड से हॉस्पिटल लिंक्स खोजती है और बेबी मेमोरियल हॉस्पिटल तक पहुंच जाती है जहां अनीता का इलाज चल रहा था। वहां से पता चलता है कि उसकी अगली अपॉइंटमेंट 27 फरवरी को है। इस दौरान पुलिस जोसेफ के कॉल रिकॉर्ड से चिलम्बरा बैंक रॉबरी में शामिल रहे शिबू, राधाकृष्णन और कनकेश्वरी का भी पता लगा लेती है और उनकी लोकेशंस कोरिकोड में ट्रेस कर लेती है। इसके बाद पूरा जाल बिछाया जाता है और उन चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस 3 टीम बनाती है और 27 फरवरी को फाइनल ऑपरेशन का दिन तय होता है। 27 फरवरी की सुबह जैसे ही जोसेफ हॉस्पिटल पहुंचता है, अमृतराज उसकी पहचान कंफर्म करता है और पुलिस उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लेती है। जोसेफ के होश उड़े हुए थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पुलिस उस तक कैसे पहुंची। अब तक वह अपनी चालाकियों से पुलिस को चकमा देता आया था, लेकिन अब चौंकने की बारी उसकी थी। इसके साथ ही बाकी तीनों को भी उनके ठिकानों से पकड़ लिया जाता है। कड़ी पूछताछ के बाद चारों चोर अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और इस तरह 57 दिनों की लगातार मेहनत के बाद इंडिया की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी सुलझा ली जाती है। इससे पहले भारत की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी का रिकॉर्ड साल 1987 का था, जब लुधियाना में खालिस्तानियों ने पंजाब नेशनल बैंक से 6 करोड़ रुपए लूट लिए थे। पूछताछ के दौरान जोसेफ और शिबू सैनू का भी नाम लेते हैं, जिसने दोनों की बेंगलुरु में फ्लैट खरीदने में मदद की थी। पुलिस उसे भी बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लेती है। आगे पुलिस चोरी किए गए 80 किलो गोल्ड में से 73 किलो गोल्ड रिकवर कर लेती है और जोसेफ द्वारा खरीदी गई सभी प्रॉपर्टी और फ्लैट को भी सीज कर लेती है। 5 साल बाद 2013 में कोर्ट फैसला सुनाती है और जोसेफ और शिबू को 20-20 साल, राधाकृष्णन को 17 साल और कंकेश्वरी को 5 साल की सजा होती है, जबकि सैनू को इस बैंक रॉबरी में डायरेक्टली इन्वॉल्व न होने के कारण छोड़ दिया जाता है। कंकेश्वरी भी इस समय तक 5 साल जेल में बिता चुकी थी, इसलिए उसे भी जेल से रिहा कर दिया जाता है। इसके बाद जोसेफ, शिबू और राधाकृष्णन को वियूर सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है। यह वही जेल था जहां जोसेफ और शिबू साल 1996 में पहली बार मिले थे और यहीं से इस बड़ी रॉबरी का सपना देखा था, लेकिन किस्मत ने ऐसी बाजी पलटी कि उन्हें एक बार फिर उसी जेल में बंद होना पड़ा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ सालों में ही वो तीनों बेल पर बाहर आ जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से नहीं। जेल से निकलने के 3 साल बाद 2017 में जोसेफ एक ज्वेलरी शॉप में डाका डालने के जुर्म में पकड़ा जाता है और एक बार फिर जेल में डाल दिया जाता है। ये इंडियन जुडिशरी की नाकामी ही है कि कुछ लोग बड़े से बड़ा जुर्म करके भी बेल पाकर खुली हवा में चैन की सांस लेते हैं और वो दोबारा से समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आपको ये बैंक रॉबरी की कहानी पसंद आई है तो आपको ट्रेन रॉबरी की कहानी भी जरूर देखनी चाहिए, जब चोरों ने चलती ट्रेन की छत को काटकर आरबीआई के करोड़ों रुपए लूट लिए थे। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।